मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आपकी एंड टर्म की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देने के लिए टारगेट सेमेस्टर आ गया है आपके साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके उस एग्ज़ाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विषय में जो आने वाले 2 दिनों के अंदर होने वाला है, यानी 17 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम है, बस उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिसकी 100% पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू डैश फैक्टर्स विच इम्पैक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ फर्म। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के फंक्शनिंग पे अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, यानी प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑप्शन बी है इंटरनल फैक्टर्स, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स और ऑप्शन डी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के स्कोप में, बिजनेस इन्वायरमेंट के दायरे में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट refers to the internal as well as external factors which impact functioning of a business organization or of a firm. क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश आर जनरली कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी नियंत्रण में होते हैं? वैसे तो सारे फैक्टर्स नियंत्रण में नहीं होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम कंट्रोल अपना स्थापित कर सकते हैं? तो वो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। सो ऑप्शन ए है इंटरनल फैक्टर्स, ऑप्शन बी एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरनल फैक्टर्स। हमारे बिजनेस के जितने भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो अंदर की चीज़ें होती हैं, वो कंट्रोलेबल होती हैं, उसको आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड। ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो ऑप्शन ए है सप्लाई, ऑप्शन बी है प्रॉफिट, ऑप्शन सी है डिमांड और ऑप्शन डी है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के दायरे में नहीं होते, बिजनेस के कंट्रोल के दायरे में नहीं होते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको पता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज आर कैटेगराइज्ड अंडर डैश इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज किस इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं? तो आपको पता है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज जो हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, क्योंकि ये केवल हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है माइक्रो, ऑप्शन सी है मैक्रो और ऑप्शन डी है रिमोट। सो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज आर कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रो इन्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट? माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स द फैक्टर्स विच अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, यानी ऐसे फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, उसको हम माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वैल्यू सिस्टम फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म एज सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स हैज, सॉरी यहाँ पे फर्म के बाद हैज होगा, हैज सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इन्वायरमेंट। यदि हमारे बिजनेस का जो वैल्यू सिस्टम होता है, आप जानते हैं वैल्यू सिस्टम किसे कहते हैं? हमारे बिजनेस का एथिक्स क्या है, हमारे बिजनेस की वैल्यूज़ क्या है, हमारे बिजनेस की विचारधारा कैसी है, उसी को हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं। तो वैल्यू सिस्टम हमारे बिजनेस के किस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है? तो हमारे बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। हमारे बिजनेस का जो अंदरूनी इन्वायरमेंट होता है, जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, आंतरिक जो पर्यावरण होता है, उसको प्रभावित करती हैं। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरनल, लेकिन हम सारा ऑप्शन पढ़ेंगे। ए दिया इंटरनल, बी दिया है एक्सटर्नल, सी दिया है मैक्रो और डी दिया है नन ऑफ द अबव। अब इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस ए बी सी डी का इधर उधर हो गया, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। सो वैल्यू सिस्टम फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म हैज सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, जो उसका आंतरिक पर्यावरण है उस पर प्रभाव होता है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है? ऑप्शन ए है कस्टमर, ऑप्शन बी है सप्लायर, ऑप्शन सी है कंपटीटर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट यानी ऐसे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है?
कस्टमर अफेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टर अफेक्ट कर सकता है, कॉम्पिटिटर अफेक्ट कर सकता है, सप्लायर अफेक्ट कर सकता है। इसमें ऑप्शन दिया है कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, और तीसरा दिया है, चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं? तो ऑप्शन ए है पॉलिटिकल सिस्टम, ऑप्शन बी है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ऑप्शन सी है कल्चर ऑफ द सोसाइटी, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जनरल फोर्स भी कहते हैं। जनरल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं ये सारे बिजनेसेस पे इक्वल प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना, और ये सारे बिजनेसेस को प्रभावित करते हैं। ये किसी बिजनेस को छोड़ते नहीं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को प्रभावित नहीं करते, ये सारे के सारे बिजनेसेस को प्रभावित करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैक्रो इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल सिस्टम भी आता है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी आते हैं, कल्चर ऑफ द सोसाइटी भी आता है, लीगल फैक्टर्स भी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंट्री बैरियर्स इंक्लूड। ऑप्शन ए कैपिटल रिक्वायरमेंट, बी मोनोपोली, सी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और डी ऑल ऑफ द अबव। अब किसी भी बिजनेस में एंट्री बैरियर्स क्या होते हैं? एंट्री बैरियर्स यानी किसी भी बिजनेस में जाने से पहले जो हमको अवरोध मिलते हैं, जो उस बिजनेस में अंदर जाने से पहले हमको हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी करते हैं, तो उनको हम एंट्री बैरियर्स कहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंट्री बैरियर्स हो सकती हैं? तो पहला है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, अगर किसी भी बिजनेस में लार्ज कैपिटल लग रहा है तो वो एक एंट्री बैरियर हो जाएगा। ऑप्शन बी है मोनोपोली। अब एक ऐसा बिजनेस है जो पहले से मोनोपोली बिजनेस है, एकाधिकार है, उसमें एक ही फर्म ऑपरेट कर सकता है, जैसे इंडियन रेलवे। खैर अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, लेकिन पहले एक ही बिजनेस था इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के अलावा और कोई व्यक्ति या फिर और कोई बिजनेस ट्रेन नहीं चला सकता था। तो मोनोपोली है तो वहाँ भी एंट्री बैरियर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, वो भी एक एंट्री बैरियर हो गया। तो एंट्री बैरियर्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आ जाएगा, मोनोपोली भी आ जाएगी, और रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लो इनकम इकोनॉमीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। लो इनकम इकोनॉमीज को क्या कहते हैं? तो लो इनकम इकोनॉमीज को, अब इसमें ऑप्शन दिया है थर्ड वर्ल्ड, बी ऑप्शन है अंडर डेवलप्ड नेशन, सी ऑप्शन है डेवलपिंग नेशन, और डी ऑप्शन है सेकेंड वर्ल्ड। तो लो इनकम इकोनॉमीज को हम लोग थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, दुनिया, तीसरी दुनिया। जैसे इंडिया इज़ ऑल्सो अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी पीछे है, अभी काफ़ी पिछले दिनों से अच्छी हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। डैश सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो हमारे पूरे विश्व के जीडीपी का 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्विस सेक्टर जो है वो पूरे विश्व का 70% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर यानी सेवा का जो सेक्टर होता है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं। तो ये सारी जो सर्विस इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है पूरे विश्व के जीडीपी में। ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी है मैन्युफैक्चरिंग, और ऑप्शन सी है सर्विस, और ऑप्शन डी है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर हमारे पूरे विश्व का 70% से अधिक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है। आगे बात कर लेते हैं। द एनालिसिस विच हेल्प्स टू डायग्नोज द कम्पिटिटिव फोर्सेज एंड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा एनालिसिस है जिसके माध्यम से हम कम्पिटिटिव फोर्सेस के विषय में जानते हैं और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के विषय में जानते हैं? तो कौन सा ऐसा फोर्स है? तो उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। आपने शायद पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस के विषय में। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, और T फॉर थ्रेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वॉट एनालिसिस। लेकिन हम लोग सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आपको मैं पिछली MCQ सीरीज में बताया था कि आप लोग एक गलती करते हैं, जब भी आप एग्जाम में जाएं। मैं मानता हूं कि आप बुद्धिमान हैं और हमारे चैनल पे पढ़ने वाला हर एक बच्चा बुद्धिमान है, क्योंकि हम लोग आपको रिलायबल कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं एग्जाम में आपके पास समय 1 घंटा होता है, और आप लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें। पूरा 1 घंटा आपको लेना है अपना
एक भी मिनट उसमें से जाया नहीं करना है और पूरा 1 घंटे में आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए और सारे ऑप्शंस को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने में जैसे नॉट वाला ऑप्शन कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब नॉट वाले क्वेश्चन में आप गलती करके चले आते हैं, तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और इसके साथ साथ सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना है। हमको आंसर पता है कि पहला ही होगा, लेकिन ऑप्शन सारे पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहला ऑप्शन भी सही हो, तीसरा ऑप्शन भी सही हो और एक चौथा ऑप्शन दिया हो बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ ए एंड सी। तो इस केस में आपका आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। आपके पास ज्ञान है लेकिन पेशेंस भी होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा स्वॉट एनालिसिस, बी है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हमने कहीं स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा ही नहीं है, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस ये भी कहीं नहीं पढ़ा है, फाइनेंशियल एनालिसिस ये भी नहीं पढ़ा है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, मैं आपको डिटेल में लिख देता हूँ। एस फॉर होता है आपका स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, ठीक, एंड टी फॉर थ्रेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारे बिजनेस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिस चीज़ में हम काफ़ी मजबूत होते हैं, और एट द सेम टाइम एक ऐसी भी चीज़ होती है जिसमें हम काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है, और ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है ये इंटरनल फैक्टर होता है। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे हमारा कंट्रोल होता है। यदि हम चाहें तो अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं, और यदि हम ध्यान न दें तो हमारा स्ट्रेंथ भी वीकनेस बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे दो जो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। अपॉर्चुनिटी हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आती है, और अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ये एक एक्सटर्नल पॉजिटिव ट्रेंड होती है जो हमारे बिजनेस को मदद करती है, हमारे बिजनेस के लिए नए अवसर लेके आती है। थ्रेट्स क्या होते हैं, तो थ्रेट्स आर एक्सटर्नल नेगेटिव ट्रेंड्स जो हमारे बिजनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस आपको ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के विषय हम चर्चा कर लेते हैं। अ मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन डैश ऑफ अ फर्म, मिशन स्टेटमेंट आपके फर्म का क्या बताता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है फिलॉसफी, ऑप्शन बी है टास्क, ऑप्शन सी है स्कोप, और ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका जो बिजनेस है वो अपने विजन को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर टू अचीव योर विजन, यानी मिशन का मतलब होता है आप अपने विजन को अचीव करने के लिए क्या करने वाले हैं, दिस इज मिशन। तो मिशन में आपकी फिलॉसफी भी आती है, आपका स्कोप भी आता है, आपका दायरा भी आता है, आप कौन से टास्क को परफॉर्म करेंगे ये भी चीज़ें आती हैं। सो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिलॉसफी, टास्क, स्कोप सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ अ फर्म इज शेप्ड बाय, हमारे फर्म की जो स्ट्रेटजी होती है वो किससे शेप होती है, किससे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मिशन, ऑप्शन बी है स्वॉट एनालिसिस, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्टिव्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेटजी हमारे फर्म की जो डेवलप होती है उसके लिए सबसे पहले हमको स्वॉट एनालिसिस करना होता है, और स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ हमको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, अपने बिजनेस के मिशन और विजन को भी ध्यान में रखना होता है। तो स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसलिए स्ट्रेटजी ऑफ अ फर्म इज शेप्ड बाय मिशन, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज स्वॉट एनालिसिस। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्म डिटरमाइन whether their strategic choice is implemented in meeting the objectives or not। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक फर्म डिसाइड करती है कि हमको जो स्ट्रेटेजिक चॉइस इम्प्लीमेंट करना है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमने लिया उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, और इसमें ऑप्शन दिया है इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी है स्क्रीनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज, ऑप्शन सी है स्वॉट एनालिसिस, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि हम कौन सा स्ट्रेटेजिक डिसीजन अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजीज इज द
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका सही है, दिस इज इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड्स इन विच सेक्टर, किस सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इंक्लूड होता है? ऑप्शन दिया है इंडस्ट्री, ऑप्शन बी दिया है प्राइमरी, ऑप्शन सी दिया है टर्सरी और ऑप्शन डी दिया है सर्विस। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा कि इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो टर्सरी होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है वो यहाँ पे पूछा है किस सेक्टर में जनरेट किया जाता है, और सर्विस इंडस्ट्री है लेकिन टर्सरी सेक्टर है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डन इन टर्सरी सेक्टर। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ सर्विस, और सर्विस टर्सरी सेक्टर में ही बनाए जाते हैं। कमोडिटीज़ आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डैश सेक्टर। कमोडिटीज़ ऐसे गुड्स होते हैं जो इस सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो किस सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है टर्सरी और ऑप्शन सी है सेकेंडरी। तो आपको पता है कि प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। डैश इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज इनकम्पासिंग द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड से रिलेटेड सब कुछ इन्वॉल्व करती है? सो डैश इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज इनकम्पासिंग द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन ए है बिजनेस, सॉरी, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड ऑप्शन सी है कॉमर्स और ऑप्शन डी है ट्रेडिंग। तो कॉमर्स में सारी एक्टिविटीज आती हैं जो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, उनकी ट्रेडिंग से रिलेटेड होती हैं। आपको पता होगा कॉमर्स में ट्रेड भी आता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आता है। कॉमर्स एक वाइडर टर्म है। तो कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज इनकम्पासिंग द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। डैश इंडस्ट्रीज रिसीव रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स एंड डिस्पेंस इंटरमीडिएट्स और फिनिश गुड्स। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को रिसीव करती हैं इनपुट के तौर पे और वो फाइनल गुड्स बनाती हैं आउटपुट के तौर पे? तो ऑप्शन ए है इसमें ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी है टेक्सटाइल और ऑप्शन डी है अलाइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल्स रिसीव करती हैं, उसके बाद से उसको फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लेकिन हम लोग सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी है टेक्सटाइल और ऑप्शन डी है अलाइड। तो इसका हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। डैश इज अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली वेयर सम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स। ये एक तरह की ओलिगोपोली बिजनेस होती है। ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट होता है एक तरह का, जहाँ पे प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। तो कौन सा ऐसा मार्केट फॉर्म होता है? अब आपको एक टॉपिक दिया है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आपने शायद पढ़ा होगा, दो प्रकार की ओलिगोपोली मार्केट होती है। एक होती है परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट और एक होती है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट। परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब होता है जहाँ पे होमोजीनियस गुड्स होते हैं और उस मार्केट में कुछ फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली जो शब्द है वो उसका मतलब होता है फ्यू सेलर्स। तो परफेक्ट ओलिगोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कुछ ही सेलर्स होते हैं और वो होमोजीनियस कमोडिटी में डील करते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में कुछ ही सेलर्स होते हैं लेकिन वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में, डिफरेंशिएटेड यानी प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है। एक दूसरे बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारे बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अलग है और दूसरे बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अलग है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है इन दोनों बिजनेसेस में कि ये फ्यू इन नंबर्स होते हैं, ये काफ़ी कम संख्या में होते हैं। तो उसको हम ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ऑप्शन ए दिया है परफेक्ट ओलिगोपोली, गलत है। ऑप्शन सी दिया है, सॉरी ऑप्शन बी दिया है ड्यूओपोली और ऑप्शन डी दिया है
मोनोस्पोनी, ये मोनोस्पोनी तो नया शब्द दिख रहा है। खैर डिओपोली ओलिगोपोली तो हमने सुना है, मोनोस्पोनीस ये शब्द थोड़ा अलग है। तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। परफेक्टली कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन बी दिया मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ऑप्शन सी दिया लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो जो परफेक्टली कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज या परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स होते हैं, उन सारे फर्म्स में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई एंट्री बैरियर नहीं होता है। दूसरी चीज़ फैक्टर्स की मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी यानी ट्रांसफरेबिलिटी, फैक्टर्स को वन प्लेस से अदर प्लेस तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। और ऑप्शन सी है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, तो जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स तो होंगे ही। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दैट इज़ डी ऑल ऑफ द अबव। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ को देखते रहें। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कराए गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाहर आपको कुछ आने वाला आपके एग्जाम में, इसके अंदर ही चीज़ें आपको मिलेंगी। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।